अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई एक खौफनाक कहानी। जिन्नात का तो यकीन है, पर क्या परियां और पिछल पैरियां भी सच में होती हैं? हकीकी कहानी बाउसूल। कुछ लोग अच्छाई और बुराई के फ़र्क को वाज़े रखने के लिए ज़िंदगी के कुछ उसूल बनाते हैं, और कुछ लोगों में ये उसूल बेल्ट इन फितरी तौर पर पहले से ज़्यादा मौजूद होते हैं। बेउसूल लोगों के लिए ये एक कतई गैर अहम चीज़ है। इसी तरह कुछ लोग बवक्त ज़रूरत अपने बनाए हुए उसूलों में रद्दो-बदल करने से गुरेज़ नहीं करते। लेकिन असल बाउसूल लोग, जिनमें ये चीज़ पैदाइशी होती है, हर हाल में इस पे डटे रहते हैं, क्योंकि उनसे इनहिराफ उनके बस में नहीं होता। रूही की ज़िंदगी के गिने चुने कुछ उसूल में से ज़्यादातर इसे कुदरत ही ने अता किए थे, जिनसे करना इसके बस से बाहर था। जैसे रास्ते में किसी बहुत ज़ईफ़ खातून या किसी बुज़ुर्ग को लिफ्ट देना, धूप और शदीद गर्मी या बारिश में खड़ी किसी अकेली तालबा को मजबूरी में मदद करना, हॉस्पिटल या लेबॉर्ट्री में किसी गरीब की फ़ीस पूछने पर उतरा हुआ चेहरा देख के इसके टेस्टों के लिए रकम फराहम कर देना, किसी पड़ोस के बीमारी का सुन के उनके घर तब तक खाना भेजना जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाए। ज़ाहरी तौर पे जब भी उसके इन उसूलों से नुकसान पहुंचाया, तब भी इसका बातिन किसी न किसी तौर पे मुतमईन ही रहा। शौहर के दूसरी औरतों से ताल्लुकात की बात खुलने और वालदैन की एक एरोप्लेन क्रैश में वफ़ात की दोनों ख़बरें इसे एक साथ मिली। वो सर्दियों की एक धुंधली सी शाम थी, जब वो शौहर के धोखादही के सबूत पे दिल बर्दाश्ता थी कि एक फ़ोन कॉल ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसके वालदैन भी इस दुनिया से जा चुके थे। इसने खुदा की मसलहत समझते हुए वालदैन की इस अचानक हादसाती मौत पे तो सब्र कर लिया, पर अपने साथ हुए धोखे और फ़रेब पे समझौता नहीं किया। इसने खुला लेके हमेशा हमेशा के लिए ख़ुद को इससे झूठे रिश्ते से आज़ाद करवा लिया, जिसमें तकलीफ़ों, अज़ियत और घुटन के सिवा कुछ ना था। अगरचे ऐसा करना इसके लिए आसान ना था, क्योंकि वालदैन पहले ही जहाने फ़ानी से कूच कर चुके थे और रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब अक्सर का ये मनफी रवैया था। लेकिन इससे झूठ से ज़्यादा झूठे लोगों और झूठी तसल्लियों से नफ़रत थी। अपनी ज़ाहिरी तौर पे खुशहाल शादी शुदा ज़िंदगी को निभाने के लिए अब वो पहले की तरह मजबूर नहीं थी। इसके ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने इसे इस इंतहाई कदम उठाने से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस कदम को उठाने का फ़ैसला वो कई साल पहले कर चुकी थी, पर मसलिहतन चुप थी, क्योंकि इसके पास अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस रखने वाले मशहूर मारूफ शौहर के ख़िलाफ़ कोई सबूत नाता, महज अफवाहें थीं जिन पे उसने कभी कान ना धरे। पर अब सबूत के साथ साथ इसके शौहर की ज़बानी उसके एतराफ़े जुर्म की गवाही भी थी, और सबसे बढ़कर इस शौहर को अपने किए पे कोई शर्मिंदगी, कोई पेशेमानी ना थी कि इसके मुताबिक किसी मशहूर अदाकार के लिए ऐसी बातें बहुत मामूली होती हैं। इसकी शोहरत ऐसी अच्छी ना थी, तब भी वो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा के मुताबिक अपने कारनामा पर फ़क्रिया कायम था। और अब रूही समझ चुकी थी कि अब इससे क्या करना है, और उसने वही किया जो इसे ठीक लगा। और अब इसने अपने लिए जीने का फ़ैसला किया, मुस्बत लोगों, मुस्बत रवैयों और मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने का फ़ैसला। और इन सब के लिए इसे आखिरी मनफी कदम उठाना ही पड़ा। लोग क्या कहेंगे के बरखिलाफ़ इसका अपने लिए बनाया गया उसूल कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त वो ख़ुद से कहेगी कि ये डट गई कि इसने इस फ़ानी दुनिया की फ़ानी बातों से डर के ख़ुद को एक अच्छी, सच्ची और खुश आइन ज़िंदगी से महरूम क्यों रखा। अपने साथ हुई ज़्यादतियों से ख़ुद को बचाने की कोशिश क्यों ना की। क्यों ना ऐसे लोगों से ख़ुद को दूर रखा जो इसको तकलीफ़ें और अज़ियत का बाइस बने, और एक बेहतर ज़िंदगी क्यों नहीं जी। लोग ये चाहें कुछ भी कहें, इसकी अपनी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा हक़ इसका अपना था, और इस सोच पर अमल पैरा होने के लिए इसने जी जान एक कर दी, और बिलाखिर इसकी निजात के दस्तावेज़
इसके हाथ में थे। तमाम रिश्तेदारों की नापसंदीदगी के बावजूद आज एक अजीब सा सुकून इसके अंदर बहार था। इद्दत के दिनों में ख़ानदान के बुज़ुर्गों और अहबाब ने इसे आईने वाली ज़िंदगी में कोई हमसफ़र ना मिलने की डरावे दिए तो कुछ इसको दूसरी शादी के लिए मनाने की कोशिश की और चंद एक तो कुछ रिश्ते भी ढूंढ निकाले, मगर इसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ कुछ भी हो लेकिन शादी हरगिज़ नहीं था। वो भला इस बारे में ये पुरज़म ना हो कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के साथ क्या करेगी, मगर इस बारे में पूरी यकीन ज़रूर थी कि इससे अब कुछ नहीं करना। तमाम तर असाबी शिकन माहौल के बावजूद जो इसके रिश्तेदार और जानने वाले बना देते थे, वो अपने कमरे में आते ही अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने के इस फ़ैसले पे दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली सरशारी महसूस करती थी और इसी सरशारी ने इसे आने वाली ज़िंदगी की मंसूबाबंदी करने में बहुत मदद की। और आज वो हर पल स्टेशन के एक खूबसूरत घर में रिहाइश पजीर थी जो इसने एक हिस्से में आई विरासत के एवज़ ख़रीदा था। इस बात पे भी इसे काफ़ी लोग नाला थे। कुछ के ख़्याल में वो शतर बेमुहार हो चुकी थी, जबकि कुछ इसे ना समझ और कुछ इसे ओवर कॉन्फिडेंट गर्दान चुके थे और बाज़ इससे इसलिए नाराज़ थे कि इसने इनके बताए हुए रिश्तों से इनकार पे इसके हिस्से में आई हुई जायदाद की निगरानी से उन्हें महरूम कर दिया था और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अब सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी मर्ज़ी से करने लगी थी। पहले खुला, फिर रिश्तों से इनकार और अब अपने आबाई शहर से दूर दराज एक अनजान पहाड़ी इलाके में अकेले सुकूनत इख्तियार करने का फ़ैसला। कुछ भी शरीफ और ख़ानदानी लोगों के चलन जैसा ना था, पर इन सब लोगों ने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट देने की वो मजाज ना थी, इसलिए बराह रास्त और बिला वास्ता अपने बारे में अड़ी हर बात को सुनती रही और दिल ही दिल में मुस्कुराती रही। ना तो अब इसे किसी के रवैये की परवाह थी, ना ही लोगों की ज़बरदस्ती की मुदाखलत दरकार थी। उल्टा इसके दिल में इन सब से दूर अपनी खुद को दुनिया बसाने का इरादा और भी मजबूत होता चला गया। सबसे कतई ताल्लुक़ इसने सिर्फ इन चंद मखसूस लोगों से राब्ता कायम रखे जिन्हें नए से मुखलिस मुस्कुराहटों, बेलोस दुआओं के अलावा भी मनफी रवैयों से नहीं नवाजा था। इन मुस्बत लोगों की तादाद मनफी लोगों की निस्बत कम सही मगर तसल्ली बख्श थी कि अब इसकी तरजीह में अहबाब की तादाद नहीं बल्कि रिश्तों का म्यार थी। पहले की बात और थी, जब हर एक से दिल की बात करना, हर किसी को अपना दोस्त और हमदर्द समझना, सबको अपनी तरह सच्चा समझ के धोखा खा जाना इसके लिए नॉर्मल था। पर अब बहुत कुछ बदल चुका था। ज़िंदगी इसे बहुत कुछ समझा चुकी थी, बहुत कुछ सिखा चुकी थी, पर अभी बहुत कुछ समझना और सीखना बाकी था। कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पर सीखने का अमल आखिरी सांस तक चलता है। इस खूबसूरत सरसब्ज़ इलाके में आए अभी चंद ही रोज़ हुए थे। घर के बहुत से काम बाकी थे। इंटरकॉम लग चुका था, वाईफाई का कनेक्शन भी आ चुका था, अभी यूपीएस की वायरिंग होना बाकी थी। सिक्योरिटी कैमरास भी 2-1 रोज़ में लगने वाले थे। गो के ये शहर की निस्बत एक बहुत अमन पसंद और पुरसुकून इलाका था और वो जितनी भी बहादुर सही पर यहाँ अकेले रहने के लिए अपनी सिक्योरिटी पे समझौता करने को तैयार ना थी। चंद रोज़ में घर की सभी इंस्टॉलेशन और अहम कामों से फराग़त पाकर वो आसपास के घरों में जाने और यहाँ के मकीनों के हाल अहवाल के बारे में मालूमात का इरादा रखती थी। शहर में रहते हुए वो कभी आसपास से गाफिल नहीं हुई। ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में ये पड़ोसी ही थे जो इसके हर अच्छे बुरे वक्त में इसके काम आए। खुशकिस्मती से इसे बहुत अच्छे हमसाए मिले थे, जिनमें से चंद भली मानुस ख़वातीन से वो अभी तक राब्ते में थी और वो अनजान लोगों से मिलने में हमेशा पहल करने की आदी थी। इसलिए इसकी दोस्ती हर किसी से बासानी हो जाती थी और ख़त्म होने की वजह लोगों के झूठ, मुनाफिकत और गलत बयानी होती थी। इसकी झूठ और मुनाफिकत से शदीद नफ़रत इसे ऐसे लोगों से दूर रखने में मदद देती थी
अब वो हर किसी पे आसानी से एतबार नहीं करती थी, मगर अजनबी लोगों से बातचीत में पहल की रिवायत अब भी कायम थी कि वो इसकी फितरत है। यूं आते जाते इसने आस पड़ोस के घरों में कुछ मकीनों को सरसरी तौर पे देख रखा था, जिनमें ज़्यादातर पहाड़ी थे और एक दो इसे शहरी भी लगे थे। इसके घर के पास मकान ही कितने थे, गिनती के चंद, वो भी 50 और 100 गज की दूरी पे वाक़ थे। वजह पहाड़ी इलाके की सब्ज़ जंगल और घरों के आसपास कई कई कनाल पर मुहित लॉन और हरी भरी घास में लिपटे मैदान। रूही के घर के चारों अतराफ इसी तर्ज की खाली जगहें थीं, जिनको अनकरीब वो लॉन और ग्रीन हाउस बनाने का सोच रही थी। घर के पिछले तरफ सर्वेंट क्वार्टर, जो फ़िलहाल खाली था, इसमें किसी इलाकाई जोड़े को हाउसकीपर रखने का इरादा रखती थी। यहाँ के लोग शहर की निस्बतन कम मिलनसार मगर बहुत सादा थे। इसका घर पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर था और इस पहाड़ी से नीचे जाती सड़क पर एक पुररौनक बाज़ार था, जहाँ सयाहत के मौसम में बहुत रश रहता था। शहर से आने वाली गाड़ियों के शोर से इस इलाके में चहल पहल थी, मगर इसकी रिहाइश पहाड़ की चोटी इतनी ही खामोश थी और वो इसी बाज़ार से चंद रोज़ के खाने पीने का सामान एक साथ ले आयो, फ्रीज कर दिया कि इसे रोज़ रोज़ खाने के लिए बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि अभी किचन सेट नहीं हुआ था और अब वो फ्रोज़न खाना भी बस 1-2 दिन का ही बचा था। अगले दिन घर के कामों के लिए कुछ लोगों ने आना था। यहाँ बिजली बहुत जाती थी। कल हर सूरत वो यूपीएस की वायरिंग करवाना चाहती थी और साथ ही सिक्योरिटी कैमरास भी कल ही लगेंगे। इसने सोचा कि कल तक इसका गुजारा हो सकता है, परसों वो बाज़ार जाएगी और खाने पीने का सामान लेकर आएगी। असर पड़ के वो काफ़ी का मग हाथ में लिए टेरिस नुमा लॉन में आ बैठी। जुलाई के महीने में भी यहाँ खुशगवार ठंडक थी। इस लॉन से गज के आगे पहाड़ी की गहराई और इसके नीचे की सड़क काफ़ी हद तक नज़र आती थी। ऊंची ऊंची पाइन के दरख्तों में घिरी ये और इससे मुंसलिक आसपास की सब पहाड़ियों के सब्ज़े ने यहाँ की फ़िज़ा में दिमाग को सुकून देती भीनी भीनी सी खुशबू फैला रखी थी। सब्ज़े की ठंडी ठंडी खुशबू मगरिब से ज़रा पहले हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। वो पहले तो इससे लुत्फ़अंदोज़ होती रही और फिर जब तेज़ बूंदाबांदी होने लगी तो अंदर चली आई। घने जंगल और काले बादलों की वजह से अंधेरा भी जल्दी होने लगता था। मगरिब के वक्त से शुरू हुई इस बारिश ने रात होते होते बहुत ज़ोर पकड़ लिया और दरख्तों पर गिरने से एक शोर सा बर्पा कर दिया था। बिजली और बिजली कड़कने की आवाज़ों ने तूफ़ान मचा रखा था। खिड़की से बाहर का मगरिब के वक्त शुरू होते ही इस बारिश ने और ज़ोर पकड़ लिया। दरख्तों पे गिरने से एक शोर सा बपा किया हुआ था। बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ ने तूफ़ान मचा रखा था। खिड़की से बाहर का जंगल पहली बार इसे कुछ खौफनाक लगा। वजह शायद रात का वक्त, घने दरख्त और इस घर में इसका अकेलापन और पहली बार इसे तना होने का एहसास ने डराया। इसने ब्लाइंडर्स नीचे किए और सब टॉर्च और मोमबत्तियां अपने पास जमा कर लीं और लाइट ऑफ किए बिना ही बिस्तर पे दराज हो गई। ना जाने रात का कौन सा पहर था। जब डोरबेल बजी वो घबरा के उठ बैठी। काफ़ी कच्ची नींद थी इसकी। इसने सामने वाले क्लॉक पे नज़र डाली। 12 बज रहे थे कि बेल फिर से बज उठी। पहली बेल पर तो वो समझी थी कि शायद ख्वाब में इसने कोई आवाज़ सुनी होगी, पर दूसरी बेल पे इसने सोचा वॉल क्लॉक ख़राब हो गई होगी। इतनी रात को कौन आ सकता है यहाँ? तो वो अभी किसी को जानती भी नहीं, ना ही इससे कोई जानता है। इसने मोबाइल फ़ोन में वक्त देखा। रात के 12 ही बज रहे थे। बाहर से बारिश की आवाज़ अब भी आ रही थी। तरह तरह के वसवसे से सताने लगे। इसने सोचा कि इसे डोर बेल इग्नोर कर देनी चाहिए, कहीं चोर, लुटेरा या डाकू ना हो। क्या इसे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए? क्या करे?
वो डोरबेल फिर से बजी। काश कैमरास भी लग चुके होते। इसने अल्लाह का नाम लिया और इंटरकॉम उठाया और आवाज़ में रोब पैदा करते हुए बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। इसने ज़रा ऊंची आवाज़ में फिर से कहा। मैंने पूछा, कौन है? दरवाजे पे इस बार एक नहीफ सी जनाना आवाज़ से जवाब में सुनाई दी, कुछ खाने को मिलेगा? हैं? क्या? रात के 12 बजे? कौन है आप? मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। इसने सोचा, रात के 12 बजे तो शहर में कोई भिखारी डोरबेल बजा के नहीं मांगता। यह तो फिर वीरान पहाड़ी इलाका है। दिन के वक्त यहाँ सड़कें और बाज़ारों में बेतहाशा इलाकाई बच्चे आपसे पैसे और खाने की चीज़ें मांगते जमा हो जाते हैं, पर आधी रात को घर घर जाके मांगने का रिवाज तो कभी नहीं सुना। हो ना हो यह कोई और ही मामला है। वो दिल में सचमुच घबरा गई थी। अकेली औरत का अनजान जगह तन्हा रहना मुनासिब नहीं, मनमानी करने लग गई। और वो ओवर स्मार्ट है, ख़ुद मुख्तारी के नाम पे फहीम सब ख़ानदान वालों से रिश्ता तोड़ना चाहती है। वहाँ क्या रखा है? यहाँ अपना घर है, अपने लोग हैं, अच्छे बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। मेरे बुरे वक्त में कितने काम आए हैं, इसका तजुर्बा वो कर चुकी थी। फिर भी थैंक्स फॉर यू कंसर्न्स। खौफ की इस घड़ी में सबकी कही हुई बातों का एक मंजर एक ही पल में इसके सामने से गुजरने लगा। क्या मैंने यहाँ आके कोई गलती की? पर मैं इस शहर में इन बेहिस लोगों में अपनी बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। और कौन सा मैंने दुनिया से जोग लिया है या हर एक से ताल्लुक़ जोड़ा है? अभी भी मेरे बहुत से सच्चे और हमदर्द साथी मेरी ज़िंदगी में पहले की तरह आज भी शामिल हैं। बस सिर्फ इन्हीं लोगों से दूर आके बसी हूँ जिन्हें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ता था। पर वो लोग जिनसे मिल के रूह सरशार हो जाती थी। ज़िंदगी मुस्बत, खुशकुन और खूबसूरत और बेहतर लगती थी, वो भी तो यही नहीं है। मैं हर एतबार से तन्हा हूँ। जैसे सब जानने वालों के शहर में सब अच्छे बुरे लोगों में रहना भी तन्हाई थी। तब मैं कभी किसी से अपनी तकलीफ़, अपना दुख, अपने अंदर की तन्हाई नहीं बांटती थी। तो अब भी तो सब वैसा ही था, मगर नहीं। पहले ये खौफ नहीं था जो आज अकेले होने पर महसूस हो रहा था। अब क्या होगा? क्या मुझे अपने माशरती रस्म व रिवाज से बगावत की कीमत चुकानी पड़ेगी? वो इस एक पल में ना जाने क्या क्या सोचती चली गई। डोरबेल फिर से बजी तो गोया बेल बजाने वाले पर इसकी धमकी का कोई असर न हुआ। इंटरकॉम इसके हाथ में था। वो अपनी सोचों से बाहर निकल आई। वो झुल्ला कर गरजने ही वाली थी कि इसके जहन में आया कि अगर कोई वाकई ज़रूरतमंद भूखी मेरी तरह अकेली औरत ही हुई, ये बाहर बारिश भी है और आवाज़ से उम्र रसीदा भी लग रही है, अगर इसकी मदद ना की तो मैं नेकी का मौका गंवा दूंगी। बहुत अरसा हुआ किसी भूखे को खाना खिलाए। पिछले कुछ महीनों से तो मुझे कुछ भी अच्छा करने का मौका नहीं मिला, बल्कि बहुत से लोगों की नाराज़ ही किया। 3 दिन पहले बाज़ार में से इसके पास जितने बच्चे पैसे मांगने आते रहे, वो सबको कुछ ना कुछ देती रही, यहाँ तक कि इसके सब खुले पैसे ख़त्म हो गए। और वापस आते हुए इसने एक दुकानदार से 200 रुपये का चेंज लिया कि वो नहीं चाहती कि कोई और इससे मांगने आए और उसके पास किसी को देने के लिए कुछ ना हो। वो अपनी किसी ऐसी खूबी से वाकिफ़ ना थी जिससे वो अपने साथ रहने वाले लोगों को कोई खुशी दे सकती हो, और ना ही इन लोगों के साथ इससे भी कभी खुश कर सकता था। इस सच से सबको हमेशा तकलीफ़ पहुंचती थी। यह हकीकत जान लेने के बाद इसने मसलियतन खामोशी इख्तियार कर ली थी और अपने दिल की बात किसी के सामने ना लाती थी। इसके हर सवाली की कुछ ना कुछ मदद करने की आदत से भी इसके साथ वाले बड़े आजिज़ थे, चाहे वो सिंगल्स पे भीख मांगने वाली भिखारी हों, भेस बदले नकली ख्वाजा सरा हों, या पार्किंग में मौजूद चीज़ें बेचने वाले हों। इसे उन्हें कुछ देकर तरस आता था। वो खुदा का शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने इसे दौलत, सेहत, तालीम और माशरे में बेहतर मकाम अता किया है। वो ख़ुद को इन लोगों की जगह रख के सोचती तो काँप उठती और खुदा से दुआ करती, ए अल्लाह, मुझे हमेशा सदका और खैरात करने की तौफीक दे, सब तेरा ही दिया हुआ है। मुझे इस पैसे और सेहत के गुरूर में कभी मुब्तला ना कर। तुम्हारे 10-20 रुपये से इस बूढ़े ने
बड़ा अमीर हो जाना है ना। इसके साबका शौहर की बात इसे ना जाने कहाँ से याद आ गई। पर मेरा इन थोड़े से पैसों से मैंने गरीब नहीं हो जाना। और जवाब देती और भिखारी को भीख भी। तुम्हें पता है कि ये प्रोफेशनल्स हैं, हमसे ज़्यादा कमाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये। एरे गैरे चालाक लोग तुम जैसे बेवकूफ़ों को ठगते हैं। इस फरेबी के अल्फाज सुनाई दिए। इमोशनल ब्लैकमेलर तो तुम भी हो। तुम्हारे जब कोई नया किस्सा मंजर आम पे आता है तो तुम मेरी नाराज़गी की परवाह किए बजाय मुझे ये कह के रोक रखते हो कि लोग सिर्फ तुम्हारा नाम और स्टेटस की वजह से मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमसे अलग होकर माशरे में मेरा कोई मकाम नहीं हो सकता। और तुम्हारे अफेयर्स पर तुमसे सवाल करने के बजाय खामोशी से एक जगह पड़ी रहूं, वरना तलाक का दाखिले कहाँ जाओगी। तुम भी तो मेरे अपने होते हो। हमेशा से मुझे बहुत चालाकी के साथ इमोशनली ब्लैकमेल करते आए हो। इन गरीब अरे गैरों ने भी कर लिया तो क्या हुआ, वो जवाब देती। इस वक्त भी वो बस यही सोच रही थी कि अगर सच में किसी को मदद की ज़रूरत हुई तो कल को अगर मेरे साथ ऐसे कोई हालात पेश आए और आधी रात को मुझे किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और मेरी मदद को कोई भी ना आ सका, क्योंकि आज मैं अपने खौफ के हाथों मजबूर होकर किसी की मदद करने को तैयार नहीं। एक तो तुम सोचती बहुत हो। अगर तुम इस ट्रांसजेंडर की मदद नहीं करोगी तो इसके पास पैसे कमाने के और बहुत से तरीके होंगे। वो भूखे नहीं रहते। इसका साबका शौहर फिर से इसकी मंजर पे था और वो रात एक फंक्शन से वापसी पर एक मसरूफ़ शाहरा के सिग्नल पे रुकी गाड़ी में इसके साथ बैठी जवाब दे रही थी। हम इसे मजबूर क्यों करें, वो नाजायज़ तरीके ने अपनाए, जबकि सवाल करना नाजायज़ नहीं। ना उनको रोज़गार मिलते हैं ना ही इज़्ज़त। कम से कम हम उन्हें कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं। वो दुआएं देते हैं। ख्वाजा सरा मुस्कुराते हुए ख्वाजा सरा को 100 का नोट थमा दिया। दिल में खुद भी मुस्कुरा उठी। इतने सारे किस्से में इससे एक पल में इस पर वार हो गए थे। अब खौफ पर इसके अंदर का एहसास हमदर्दी गाफिल आ चुका था, मगर वो दिमाग में आती दलीलों से गाफिल नहीं थी। किसी सवाली को खाली हाथ ना लौटाने का ये उसूल इसे भारी भी पड़ सकता था। उफ, वो क्या करे। इस कश्मकश में थी कि इसे लगा के दरवाजे पे खड़ी वो औरत शायद जा चुकी है, पर साथ ही इसकी बार दरवाजे पे दस्तक की हल्की मगर साफ आवाज़ सुनाई थी। इसका सोचना गलत था। वो तो बाहर मौजूद थी, बारिश में खड़ी एक बूढ़ी औरत। इसने कन्फर्म करने के लिए फिर से मुखातिब किया। आप जो कोई भी हैं, मेहरबानी करके सुबह तशरीफ़ लाएं। बेटी कुछ तो मदद कर दो। तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, पर तुम किसी खिड़की से मुझे दिखाई नहीं दे रही। इस बूढ़ी औरत ने हैरत से पूछा तो रूही को लगा वो शायद कॉरिडोर में मौजूद खिड़कियों के ब्लाइंडर्स नीचे करना भूल गई होगी, जो कि मैं दरवाजे के दाएं बाएं मौजूद थी और जिससे बाहर खड़े हुए दरवाजे के पीछे का कॉरिडोर बासानी देखा जा सकता था। और तभी वो औरत अंदर झांक कर किसी और को मौजूद ना पाके हैरान हो रही थी कि रूही की आवाज़ कहाँ से आ रही है। रूही को अपनी इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया और साथ साथ इस औरत की मासूमियत और सादगी पे तर्ज भी। इसे ब्लाइंडर्स बंद करने अब हर हाल में दरवाजे तक तो ही जाना था। वो उठी और लाउंज में कदम रखते ही सबसे पहले इसने अपने कमरे के बाहर लगे स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ा के लाइट ऑफ की और फिर दबे कदमों चलती दरवाजे में बने छोटे से सिक्योरिटी ग्लास पर अपनी एक आंख लगा दी। बाहर एक औरत को काली चादर ओढ़े दरवाजे के सामने बैठा पाया। वो पूरी तरह तो नहीं इसे देख पा रही थी, मगर कोई जंगली लकड़ी नुमा डंडा जो शायद वो बूढ़ी औरत लाठी के तौर पे इस्तेमाल करती होगी, वो सर पर मौजूद काली चादर वाज़े तौर पे देख सकती थी। फिर रूही ने सामने जंगल की तरफ देखा। उसे सिर्फ झुरझुरी झरझर गिरती बारिश और चारों और फैला अंधेरा दिखाई दिया। इसने फिर भी दाएं बाएं नज़रें दौड़ाईं, कहीं
ये किसी गैंग का हिस्सा ना हो, इसके साथी इधर उधर छुपे ना बैठे हों। और रूही ने दरवाजे के पीछे खड़े खड़े हाथ बढ़ा के दरवाजे के साथ मौजूद खिड़की से ब्लाइंडर नीचे की और कॉरिडोर में मौजूद लाइट भी ऑफ कर दी। अब घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और फिर इसने हर खिड़की के पास जाके ब्लाइंडर में से झांका कि कहीं और कोई मौजूद है कि नहीं। तसल्ली के बाद वो वापस अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके अपनी अलमारी के दराज में से एक छोटी सी डिबिया निकाली। इसे खोला तो इसमें पाकिस्तानी 2 रुपए का एक सिल्वर सिक्का मौजूद था, जो इस तरह चमक रहा था जैसे अभी अभी बन के तैयार हुआ हो। बहुत से इंसानों के अपनी ज़ात से जुड़े कुछ ख़ास वहमात होते हैं जो उनके लिए राजदाराना अंदाज में काम करते हैं, जो वो आम तौर पे किसी से शेयर नहीं करते कि लोग इनकी इन बचकाना सोच का मजाक उड़ा सकते हैं। ऐसा ही एक बचकाना सा राज इस सिक्के से भी जुड़ा था। रूही की ज़िंदगी में मुखलिस दोस्त और गाइड्स की कमी रही और वो वक्त ज़रूरत इसे कभी सही लोगों से सही मशवरा नहीं मिल सका तो वो अपने छोटे बड़े फ़ैसलों में डबल माइंड हो जाया करती थी, जिसका हल इसने खुद से इस सिक्के की शक्ल में निकाल दिया था। एक दिन इसने अपनी कॉइन्स कोलेक्शन में से 2 रुपए का सबसे चमकदार सिक्का चुना। वो 2 इसकी पैदाइश के लिहाज से लकी नंबर, सिल्वर लकी नंबर था। इसने सिक्के को अपने अंगूठे और शहादत की उंगली के साथ टिकाया और बोली, या अल्लाह, अगर फ़ला चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो मस्जिद वाली साइड आए, और अगर फ़ला चीज़ मेरे हक़ में अच्छी नहीं है तो दूसरी साइड आए। और अल्लाह का नाम लेकर इसने वो सिक्का हवा में उछाल दिया और हथेली से हवा में नीचे आते सिक्कों को थाम के जवाब में देखा और फिर इस जवाब पे अमल किया। इस काम का नतीजा इसके हक़ में अच्छा रहा और बस इसने तब से ये आदत अपना ली और तब से आज तक किसी भी फौरी फ़ैसले में कन्फ्यूजन की सूरत में वो इस सिक्के को इस्तेमाल करती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इस सिक्के को वापस इस डिबिया में महफूज कर देती। ज़िंदगी में दोबारा इसने कुछ अहम कामों के मशवरे के लिए इस्तिखारा भी किया और तसल्ली बख्श जवाब पाने में कामयाब रही, मगर इस रोज़मर्रा छोटी छोटी कन्फ्यूजन को फौरी तौर पर वो इसी सिक्के की मदद से दूर करती थी। वो इसे लकी चार्म की तरह इस्तेमाल करती थी। रूही ने वो सिक्का उठाया और कहा, या अल्लाह, क्या मुझे इस औरत के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए? अगर हाँ तो मस्जिद आए और ना तो दूसरी साइड। और सिक्का हवा में उछल के दोनों हथेलियों से टकराया और ऊपर वाला हाथ उठाकर सिक्के का रुख देखा। मस्जिद सामने थी। इसने एक लम्हा भी ताख़ीर किए बिना सिक्का वापस रखा और तेज़ कदम उठाती फ्रिज की तरफ लपकी। चिकन टिक्कों की आखिरी प्लेट जो उसने कल के लिए संभाल रखी थी डीप फ्रीज़्ड की और दरवाजे की तरफ लपकी। बाहर वो औरत इसी तरह सर झुकाए बैठी थी और बारिश मुसलसल बरस रही थी। रूही ने एहतियात के साथ सिर्फ इतना दरवाज़ा खोला जिसमें से प्लेट बाहर जा सके, पर जैसे ही इसने हाथ बाहर निकाला तूफ़ानी बारिश की बौछार तेज़ हवा के साथ इस पर इस ज़ोर से पड़ी कि वो एक ही पल में भीग गई। इसने घबरा के प्लेट समेत हाथ वापस खींच लिया और दूसरे हाथ से अपने कपड़ों से बारिश का पानी झाड़ने लगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि बारिश का रुख इसके घर की तरफ है। वो औरत तो कब से बाहर बैठी है, वो तो मुकम्मल भीग चुकी होगी। बाहर तो मैदानी इलाकों का मौसम सरमा जैसी कपकपाती ठंड है, तो क्या इसे अंदर बुला लूं? कोई फ्रॉड हुई तो, इसके पास कोई रिवॉल्वर हुआ तो। वो माथे पे हाथ रखे सूरत हाल पे गौर करने लगी और फिर सोचा कि इसके लिए दरवाज़ा खोलने में कोई दिक्कत नहीं है तो इंशाल्लाह इसे घर के अंदर बुलाने में भी कोई मुज़ायका नहीं। या अल्लाह, मेरी हिफाजत करना। इसने आधा दरवाज़ा खोल के किसी अनचाही सूरत हाल के पेश नज़र इसे दरवाज़ा अचानक बंद करना पड़े तो इसे देर ना लगे और अब की बार बारिश से बचने के लिए ख़ुद दरवाजे की ओट में खड़े होके इससे मुखातिब हुए, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, अंदर आ जाएं। और इस औरत ने सर उठा के रूही की तरफ देखा। बहुत बड़ी बड़ी और चमकदार आंखें थीं इसकी। रूही खौफ से झल्ला उठी। जी मैं आया हूँ। फ़ौरन दरवाज़ा बंद करें और भागकर कमरे में छुप जाएं, पर जैसे इसके पैर मनो भारी हो गए और हाथ
हरकत से माजू इतने में इस औरत के खुश्क नीले पड़ते होंठों ने हरकत की। अंदर इसकी आंखें जितनी बड़ी और खौफनाक थीं, इसकी आवाज़ इतनी ही धीमी और शाइस्ता थी। इसके सवालिया लहजे में बेपनाह हैरत थी, जैसे इसने अंदर बुलाए जाने की तौफीक ही ना हो। ना जाने इसके नर्म और मासूम अंदाज में क्या था कि रूही का खौफ पल भर में हवा हो गया और फिर से इसके दिल में इंसानी हमदर्दी के जज्बात उमड़ आए। वो बोली, जी बाहर बहुत तेज़ बारिश और ठंड है। और इस बूढ़ी औरत की बड़ी बड़ी चमकदार आंखें झुकी और पेशानी की लकीरों में इजाफा हो गया, जैसे वो किसी तजब्बुब का शिकार हो। इसने नज़रें उठाई और फिर पूछा, क्या मैं वाकई अंदर आ जाऊं? जी अम्मा जी, जल्दी से उठें। रूही ने इसकी मदद को हाथ आगे बढ़ाया, पर बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से रोक दिया। रूही की नज़रें इसकी गैर मामूली लंबे हाथों पे पड़ी और वो फर्माबरदार अंदाज में पीछे हटती चली गई और ना जाने कब और कैसे दरवाज़ा भी पूरा खोल दिया। इसे कुछ खबर ना हुई वो औरत कब की उठ के अंदर आ चुकी थी। वो तो बारिश से भरे तेज़ हवा के थपड़े ने इसे होश में लाने का काम किया और वो जैसे किसी नींद से जागी और बाहर इस बूढ़ी औरत को देखने लगी। तभी इसके अकब से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। और रूही अचानक इस आवाज़ पे डर के पलटी। वो औरत कॉरिडोर में मौजूद थी। रूही ने अपने जहन पे जोर देते हुए दरवाज़ा बंद किया। इसे इस औरत के अंदर आने का लम्हा किस तौर याद ना आया। सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि इसे कुछ समझ नहीं आया। वो दरवाज़ा लॉक करके पलटी तो बूढ़ी औरत लाउंज की तरफ रुख किए खड़ी थी। रूही ने कॉरिडोर की लाइट ऑन की। तब पहली बार रूही ने गौर किया, वो बूढ़ी औरत कद में बहुत छोटी थी, शायद 4 फीट के आसपास, और कुछ इसके बुढ़ापे से झुकी इसकी कमर ने इसे मज़ीद पस्ता कदामत बना दिया था। एक और बात जो गौरतलब थी वो ये कि इस औरत के लंबे काले कपड़े पूरे खुश्क थे, जबकि वो कितनी देर से बारिश में बैठी हुई थी और ना जाने कितनी देर से तेज़ मूसलाधार बारिश में चलती हुई भी आई होगी। रूही ने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली, जो कुछ सेकंड ही में काफ़ी भीग चुके थे। तो भला ये कैसे मुमकिन था कि इस बूढ़ी औरत के कपड़ों से पानी की एक बूंद नहीं टपकी। रूही ने सोचा, कॉरिडोर में तो ज़रूर किचपिच हो रही होगी, और इसकी नज़रें फर्श का जायज़ा लेने लगी। बूढ़ी औरत रूही से कोई 10-12 कदम आगे थी, पर यहाँ से वहाँ तक पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इसकी नज़र औरत के सर से पैर तक लंबे काले चोगे पे पड़ी, जिसमें से इसके पैरों की एड़ियाँ झांक रही थीं। वो नंगे पैर थी और ये इंकिशाफ रूही को मज़ीद हैरान कर गया, लेकिन गीले पैरों के निशान भी कहीं नहीं थे। वो आगे बढ़ी और बूढ़ी औरत के ज़रा पीछे रुक के पलटी और अपने जूतों के निशान देखने लगी, जो दरवाजे से अंदर आती बारिश से गीले हो गए थे। पर यह मुअम्मा वो हल ना कर सकी। इसके गीले जूतों के निशान तो ज़मीन पे देखे जा सकते थे, पर वहाँ इस बूढ़ी औरत के गीले पैर क्यों नहीं थे? इस तरफ आ जाएं। इसने लाउंज में आते ही हाथ में पकड़ी प्लेट सेंटर टेबल पे रखी और सब लाइटें फिर से ऑन करके इनसे मुखातिब हुई। सर्दी बहुत है, आप बैठे, मैं आग जलाती हूँ। नहीं, मुझे सर्दी नहीं, भूख लगी है। वो औरत अपनी चमकदार आँखों को रूही के चेहरे पे गाड़ते नरम लहजे में बोली, ओ माफ़ कीजिएगा। इसने वो प्लेट उठाई और उस बूढ़ी औरत को थमा दी और ख़ुद आग जलाने लगी। वो बूढ़ी औरत जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर जल्दी जल्दी टिक्के खाने लगी और 1 से 1.5 मिनट में वो पूरी प्लेट खाली कर दी। इन टिक्कों की तादाद इतनी थी कि जिसे ख़त्म करने के लिए रूही को उन्हें 2 वक्त लंच और डिनर में तकसीम करना पड़ता था। ख़त्म होते पहले तो रूही हैरान हुई, फिर सोचा ये गरीब ना जाने कब से भूखी होगी कि इसके कानों पर फिर वही मुलायम सी आवाज़ गूंजी, खाने को कुछ और है। रूही ने मज़ीद हैरत से देखा और किचन की जानिब पलट गई। फ्रिज खोल के आखिरी 8-10 स्ट्रॉबेरीज़ को देखा जो इसने सुबह के नाश्ते के लिए रख छोड़ी थी। इसने वो बॉक्स निकाला और लाउंज में आके इस बूढ़ी औरत को थमा दिया। उसने झट से रूही के हाथ से वो डिस्पोजेबल बॉक्स पकड़ा और जल्दी जल्दी स्ट्रॉबेरीज़ खाने लगी और कुछ ही सेकंड में ख़त्म करके अपनी चमकदार आंखों को रूही की तरफ उठाते हुए फिर बोली,
खाने को कुछ है? रूही बिना कुछ बोले हैरत में गर्क वापस पलटी। इसके पास मशरूम्स का एक आधा वाहिद और आखिरी कैन था जो इसने ये सोच के कैमरिट में रखा था कि 2-3 दिन में किचन सेट होते ही सबसे पहले वो मशरूम ऑमलेट, क्रीम ऑफ मशरूम सूप या कोई भी मशरूम डिश बनाएगी कि ये इसकी पसंदीदा सब्ज़ी थी। मगर अभी तो इसने दूध, अंडे, ब्रेड, मसाला जात या किसी भी किस्म की कोई ग्रॉसरी नहीं ली थी। 2-3 दिन से यही तिक्के, स्ट्रॉबेरी और 3-in-1 कॉफ़ी के पैकेट ही पर ही गुजारा हो रहा था। इसने कैन ओपन निकाला और कैन खोलने लगी। पर ये ऐसे कैसे खाएगी? कुकिंग ऑयल, नमक, मिर्च कुछ भी नहीं, उन्हें ऐसे ही पका दूं। वो पलटी और बोली, अम्मा जी खाने के लिए मेरे पास इन मशरूम्स के सिवा और कुछ नहीं, मगर ये कच्चे हैं, उन्हें उबाल दूं। पर यूँ खाली उबले मशरूम्स। अभी इसकी बात अधूरी थी कि बूढ़ी औरत इसकी बात मुकम्मल होने से पहले अपना हाथ बढ़ाए बोली, बस दे दो जी। रूही हैरत से देखने लगी। इसने फिर से कैन खोलना शुरू कर दिया और एक प्याली में सारे कैन उलट दिया और वापस आके झिझकते हुए कशमकश में प्याला इसके सामने रख दिया। बूढ़ी औरत तीसरी बार फिर से खाने में मसरूफ़ हो गई। रूही हैरत से इसके कच्चे मशरूम खाते देखने लगी। उफ़, क्या ये बेचारी इस कदर भूखी है कि इसे कच्चे पक्के खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1 मिनट के अंदर अंदर तमाम मशरूम ख़त्म करके वो जैसे ही रूही की तरफ मुतवज्जो हुई, रूही बोल उठी, अम्मा जी यकीन जाने खाने के लिए मेरे पास ये आखिरी शय थी। अब सिर्फ मेरे पास कॉफ़ी बची है। कॉफ़ी? बूढ़ी औरत ने बामुश्किल अल्फाज दोहराया। जी कॉफ़ी, मगर इसे खा नहीं सकते, इसे पीते हैं। रूही इसकी लाइल्मी को समझते हुए इसे वजाहत देने लगी। वो बूढ़ी औरत ये सुन के खामोश हो गई। अब खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए, और शायद वो कुछ पीने के मूड में नहीं थी। रूही ने इसकी उदासी भांपते हुए कहा, आप पी के देखें, वैनिला फ्लेवर है, आपकी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। वो बहुत ढूंढना पड़ता है मुझे, ये फ्लेवर अक्सर आउट ऑफ स्टॉक रहता है। आप लकी हैं कि मेरे पास आखिरी 2 साशे बचे हैं। वो लाउंज से मुंसलिक स्टूडियो किचन की जानिब पलटी और काफ़ी बॉक्स निकालते हुए अपने ही ध्यान में बोलती जा रही थी, इस बात से बेखबर कि इस बूढ़ी औरत को इसकी बात समझ आ भी रही है कि नहीं। जब इसे ये एहसास हुआ कि इस बूढ़ी औरत को इसकी बात समझने में मुश्किल हो रही है और इसकी खौफनाक निगाहें अब किस कदर हैरानी से इसे एक टुक तके जा रही हैं, तो वो बात करते करते अचानक खामोश हो गई। बूढ़ी औरत की नज़रों की ताब न लाते हुए इसके सामने से हट गई और कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गए। कुछ ही देर में वह हाथ में 2 मग लिए इसके पास आई। ये लीजिए, गर्मा गर्म इंस्टेंट कॉफ़ी, वैनिला फ्लेवर। और बूढ़ी औरत के चमकदार आंखों से फिर से हैरत देखकर ज़रा पल को रुकी और बोली, मतलब चलें, छोड़ें, जाने दें, सर्दी बहुत है, बस इसे पी लें, शायद सर्दी का असर थोड़ा ज़ाइल हो जाए। इसने एक मग बूढ़ी औरत को पकड़ा दिया और दूसरा मग हाथ में लिए इसके सामने सोफे पे बैठ गई। इसने देखा कि इस बूढ़ी के औरत के हाथों की उंगलियां लंबाई किसी सूरत इसकी जिस्मात से मेल नहीं खाती थी। अभी वो इस बात पे गौर कर रही थी कि बूढ़ी औरत ने सारी कॉफ़ी घटाघट एक ही साथ में पी डाली। इतनी गर्म है कॉफ़ी। कैसे? इसने अपने मग को हैंडल से पकड़ रखा था और ये देखने के लिए कहीं इससे ही कॉफ़ी ठंडी तो नहीं बनी। इसने दूसरे हाथ से मग को छुआ और गर्माहट को महसूस करते हुए हाथ खींच लिया। इस औरत को ना तो सर्दी लगती है, ना ही कोई गर्म चीज़ इस पर असर करती है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। आखिर ये है कौन? और रूही को फिर से खौफ ने आ घेरा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।